सीधे मुद्दे पर आते हैं। पश्चिम बंगाल की सियासत और एक नाम जो दशकों से वहां गूंज रहा है, ममता बनर्जी, या प्यार से कहें तो दीदी। एक वक्त था जब उनकी साख एकदम अजेय मानी जाती थी। मतलब ऐसा लगता था जैसे कोई उन्हें चुनौती दे ही नहीं सकता। उनका मास अपील और जमीन से जुड़ाव ऐतिहासिक रहा है। लेकिन क्या अब भी ऐसा ही है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी शिफ्ट की गहराई से पड़ताल करेंगे। अब आप भी शायद यही सोच रहे होंगे, क्या ममता बनर्जी अपनी वो पुरानी मजबूत पकड़ सच में खो रही हैं? क्या ये महज एक रेगुलर एंटी इनकम्बेंसी है जो हर सरकार के साथ होती है, या फिर हम बंगाल की राजनीति में किसी बहुत बड़े बुनियादी बदलाव के गवाह बन रहे हैं? क्या वो अजय वाली छवि अब दरकने लगी है? चलिए, इसे समझने के लिए हमें जरा पास्ट में चलना होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दीदी के उदय की, जिसने 34 साल के एक पूरे युग को खत्म कर दिया। आपको याद ही होगा, शुरुआत में ममता बनर्जी कोई सत्ताधारी या एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा नहीं थीं। वो एकदम पक्की आउटसाइडर थीं। एक ऐसी नेता जिन्होंने सड़कों पर संघर्ष किया और फिर खुद एक बड़ा एस्टैब्लिशमेंट बन गई। जरा इस ऐतिहासिक सफर को याद कीजिए। 2011 से पहले बंगाल में लगातार 34 साल तक लेफ्ट का राज था। सत्ता बदलना लगभग नामुमकिन सा लगता था। लेकिन फिर 2000 के दशक में सिंगूर और नंदीग्राम के बड़े आंदोलन हुए। एक महिला किसानों के हक में सीधे सड़क पर उतर आई। और फिर जब 2011 में उन्होंने सत्ता हासिल की तो वो सिर्फ एक मुख्यमंत्री नहीं बनी, वो बंगाल के लिए बदलाव की एक बहुत बड़ी प्रतीक बन चुकी थी। लेकिन असली कहानी तो सत्ता में आने के बाद शुरू होती है, जिसे हम कह सकते हैं सत्ता का जाल, जहां एक पार्टी धीरे धीरे खुद पूरा का पूरा सिस्टम बन जाती है। बदलाव की जिस उम्मीद के साथ टीएमसी आई थी, सत्ता में इतने साल रहने के बाद उसका स्वरूप स्वाभाविक रूप से बदलने लगा। जैसे जैसे टीएमसी का ये सिस्टम मजबूत हुआ, वैसे वैसे विपक्ष के हमले और आरोप भी तीखे होने लगे। स्थानीय स्तर पर नेताओं के दबदबे, कटमनी, सिंडिकेट राज और राजनीतिक हिंसा जैसी बातें बंगाल की राजनीति में आम हो गईं। और हां, ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के तेजी से उभरने पर विपक्ष ने नेपोटिज्म यानी परिवारवाद का नैरेटिव भी जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया। अब देखिए, ये सब राजनीतिक आरोप जरूर हैं, लेकिन जमीन पर ये लोगों के बीच एक बिल्कुल अलग ही कहानी गढ़ रहे थे। तो यहाँ सबसे अहम बात जो हमें समझनी है वो है पावर फटीग, यानी सत्ता की थकान। ये पॉलिटिकल साइंस का एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट है। होता क्या है कि जब कोई नेता 15 साल तक लगातार सत्ता में हो तो जनता बस स्वाभाविक रूप से कुछ नया चाहने लगती है। इतने लंबे वक्त में छोटी छोटी स्थानीय शिकायतें जमा होकर एक बड़ा पहाड़ बन जाती है, और बिल्कुल यहीं से विपक्ष को अपनी जगह बनाने का सॉलिड मौका मिल जाता है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के उत्प्रेरक यानी उस कैटलिस्ट पर जिसने आग में घी का काम किया, संदेश खाली का मुद्दा और बीजेपी का तेजी से बढ़ता ग्राफ। जब पार फटीक हो तो किसी भी बड़े बदलाव के लिए बस एक चिंगारी चाहिए होती है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर करें, 18। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी के पास सिर्फ 2 सीटें थीं, लेकिन 2019 आते आते ये आंकड़ा सीधे 18 तक पहुंच गया। ये एक ऐसा जबरदस्त शॉकवेव था जिसने पहली बार ये साबित किया कि ममता बनर्जी को अब सीधे और मजबूती से टक्कर दी जा रही है। वोटरों के नजरिए में ये एक बहुत बड़ा परसेप्शन शिफ्ट था। और फिर आया 2021 का विधानसभा चुनाव और नंदीग्राम का वो हाई वोल्टेज ड्रामा। सोचिए, जिस जगह से ममता बनर्जी का इतना बड़ा आंदोलन शुरू हुआ था, वहीं उनके अपने पूर्व करीबी रहे सुवेंदु अधिकारी ने उन्हें चुनौती दी और हरा भी दिया। भले ही टीएमसी ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाए, लेकिन मैसेज एकदम साफ था, दीदी को हराया जा सकता है। वो जो अजय होने की धारणा थी, उस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग गया था। इसके बाद 2024 की शुरुआत में संदेश खाली का तूफान आया। टीएमसी नेता शेख शाहजहां पर महिलाओं ने जमीन कब्जाने और शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगाए। विपक्ष ने बिना देर किए इसे एक बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। लेकिन यहां एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ है। जहां एक तरफ टीएमसी लगातार कहती रही कि ये सब सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने संदेश खाली वाली उसी बशीरहाट सीट पर जीत भी दर्ज कर ली। मतलब राष्ट्रीय नैरेटिव और जमीनी हकीकत में काफी फर्क था। फिर भी इस विवाद ने धारणाओं को तो जरूर हिलाकर रख दिया। अब हम इस पड़ताल के सबसे दिलचस्प और मुख्य मोड़ पर हैं। कल्याणकारी राजनीति बनाम सत्ता की थकान। यही वो असली रस्साकशी है जो आज बंगाल में चल रही है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो दीदी को सत्ता में बनाए रखती हैं, और दूसरी तरफ वो जो उन्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही हैं।
और ये एकदम आमने सामने की टक्कर है। एक तरफ है ममता बनर्जी की भारी भरकम कल्याणकारी राजनीति, लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाएं जहां लाखों महिलाओं के खातों में सीधे पैसे जा रहे हैं। ये उनका सबसे मजबूत सुरक्षा कवच है। और बिल्कुल इसके सामने खड़ी हैं 15 साल की वो सत्ता की थकान, भ्रष्टाचार के आरोप और संदेश खाली जैसे मुद्दे। तो असली लड़ाई इन्हीं दोनों के बीच है, वेलफेयर पॉलिटिक्स बनाम पावर फटीग। तो बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या महिला मतदाता, जो हमेशा से दीदी की सबसे बड़ी ताकत रही हैं, अब सच में छिटकने लगी हैं? क्या कानून व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर जो धारणा बन रही है, वो कल्याणकारी योजनाओं के उन सीधे फायदों पर भारी पड़ने लगी है? ये वो सवाल है जो बंगाल की राजनीति का आगे का रास्ता तय करेगा। चलिए अब जरा हकीकत का सामना करते हैं। 2024 का रियलिटी चेक। क्या दीदी का सफर सच में खत्म होने वाला है? धारणाएं और नैरेटिव अपनी जगह हैं, लेकिन हमें यह देखना होगा कि क्या इस परसेप्शन शिफ्ट का असर असल में चुनावी नतीजों पर पड़ा। 2024 के इन लोकसभा नतीजों पर नजर डालें तो कहानी कुछ और ही कहती है। इतने सारे विवादों और सत्ता विरोधी लहर के बावजूद टीएमसी ने 29 सीटें जीती और बीजेपी जो पिछली बार 18 पर थी वो घटकर 12 पर आ गई। ये डेटा बिल्कुल साफ दिखाता है कि तमाम दावों के बावजूद जमीन पर दीदी फैक्टर आज भी मजबूती से कायम है। उनकी स्ट्रीट पॉलिटिक्स की वो जो पकड़ है ना, उसे खत्म मान लेना बहुत बड़ी भूल होगी। तो लब्बो-लुबाब ये है कि ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक जमीन पूरी तरह नहीं खोई है, लेकिन हाँ, परिदृश्य हमेशा के लिए बदल चुका है। 2011 के बाद से वोटरों की धारणा में एक बड़ा शिफ्ट आया है। 2026 की तरफ बढ़ते हुए बंगाल की ये लड़ाई अब सिर्फ सत्ता की नहीं रही, बल्कि ये पूरी तरह से नैरेटिव, बंगाली पहचान और भावनाओं की लड़ाई बन चुकी है। और जाते जाते जरा इस बात पर गौर कीजिएगा, राजनीति में सबसे खतरनाक चीज चुनाव हारना नहीं होता, बल्कि लोगों का धीरे धीरे जो भरोसा टूटता है ना, वो सबसे ज्यादा डरावना होता है। क्या अपनी मजबूत कल्याणकारी योजनाओं के दम पर दीदी इस टूटते भरोसे को थाम पाएंगी, या फिर 2026 में बंगाल एक बिल्कुल नए राजनीतिक अध्याय का गवाह बनेगा? इस अहम सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ता हूं। आज की इस पड़ताल में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार हम ऐसे ही एक और दिलचस्प विषय के साथ मिलेंगे।